कॉम्पिटिटिव फिजिक्स टेक के कॉम्पिटिटिव फिजिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम फिजिक्स का कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे ताकि रेलवेज, बैंकिंग, एसएससी, पीसीएस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में फिजिक्स से आने वाले सवालों को आप आसानी से हल कर पाएँ। इस प्रोग्राम के तहत आज का हमारा विषय है मात्रक। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि मात्रक क्या है एवं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मापन की पद्धतियों में असमानताओं को देखते हुए सन 1960 में 11वें जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट के तहत एसआई पद्धति का निर्माण किया गया। उस समय कुल मात्रकों की संख्या 6 रखी गई। बाद में 14वें सीजीपीएम के तहत 7वें मात्रक को जोड़ा गया, जिसे आज हम पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किन चीज़ों को पढ़ना फिजिक्स में बेहतर है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत में एसआई पद्धति की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1957 को हुई थी और तभी से ही हम एसआई पद्धतियों में जो मात्रक लिखे गए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि एसआई पद्धति क्या है और इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है। जब आप एसआई पद्धति के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ेंगे तो 1757 ईस्वी के बाद से ही इसमें बहुत सारे विकास होने लगे थे, क्योंकि विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मात्रक मापन को लेकर एक समस्या थी, क्योंकि अलग अलग जगह पे चीज़ों को, द्रव्यमान को, लंबाई को, आधारिता को अलग अलग मात्रकों से मापा जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ही एसआई पद्धति का निर्माण किया गया और आज हम जिस एसआई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसका निर्माण हमारे 14वें सीजीपीएम में हुआ था, जिसके तहत हम 7 मूल मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं। मूल मात्रक ऐसे मात्रकों को कहते हैं जिनको लिखने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, जो खुद में स्वतंत्र होते हैं। इस चार्ट के तहत हम उन सारे 7 मात्रकों को आपको समझाएंगे जो कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं लंबाई के बारे में। किसी भी चीज़ के लंबाई को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जिस एसआई पद्धति का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम मीटर कहते हैं और इसका जो सांकेतिक शब्द है इसको स्मॉल m यानी कि मी से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। द्रव्यमान के लिए, किसी भी चीज़ के वेट को मेजर करने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए, जैसे कि मेरा द्रव्यमान क्या है, इस पेंसिल का द्रव्यमान क्या है, इस मार्कर का द्रव्यमान क्या है, आपके कुर्सी का द्रव्यमान क्या है, इन चीज़ों को मापने के लिए जिस एसआई पद्धति का निर्माण किया गया है उसको हम किलोग्राम कहते हैं और इसका सांकेतिक अक्षर केजी अथवा किग्रा लिखा जाता है। समय के मापन के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि संकेत में हम स्मॉल s या से अर्थात सेकंड से इंगित करते हैं। तो हम यहाँ पर भौतिक राशियों को पार्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहले 3 मात्रकों को हम एक साथ पढ़ेंगे। 3 भौतिक राशियाँ जो पहले यहाँ पे लिखी गई है वो है लंबाई, समय और द्रव्यमान। इन्हीं तीनों को मिला के MKS का निर्माण होता है, जहाँ पे M मीटर अर्थात लंबाई के लिए, K किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान के लिए एंड S सेकंड अर्थात समय के मापन के लिए, टाइम के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ताप को। ताप में बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, परीक्षाओं में गलती कर देते हैं, क्योंकि
हम साधारणतः ताप को मापने के लिए सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अगर बुखार हो या किसी को बुखार हो तो उस चीज़ को नापने के लिए सामान्यतः हम सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जब कभी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ताप के एसआई यूनिट के बारे में पूछा जाता है तो हम गलती से सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसको कैपिटल के से इंगित किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसका संकेत ए, कैपिटल ए होता है। उसके बाद हमारा जो भौतिक राशि है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के मात्रक को और इसके संकेत को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि ज्योति तीव्रता क्या है। तो आपके सुविधा के लिए हमने बोर्ड पे ज्योति तीव्रता का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रकाश स्रोत की प्रदीपन क्षमता को ज्योति तीव्रता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके घर में एक 9 वाट का और एक 18 वाट का बल्ब लगा हुआ है और आपको बताना है कि किस बल्ब से ज़्यादा रोशनी आपको प्राप्त होगा। तो जिस बल्ब का वाटेज जितना ज़्यादा होगा, जो जितने ज़्यादा वाट का होगा, उस बल्ब का प्रदीपन क्षमता यानी प्रकाश को उत्सर्जन करने का जो क्षमता है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि साधारणतः जो घर में हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं उसका प्रदीपन क्षमता यानी कि लाइट इंटेंसिटी, लाइट को निकालने की, प्रोड्यूस करने की इंटेंसिटी कम होती है और इसका इस्तेमाल हम जनरली पढ़ाई के लिए, घर के कामों के लिए करते हैं। लेकिन हैलोजन बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, जिसका इस्तेमाल शादी विवाह समारोह में किया जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और उस बल्ब का जो प्रदीपन क्षमता होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे कि सामने की जो चीज़ें हैं उसका एक क्लियर व्यू कैमरे पे आ पाए। तो ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत का जो प्रदीपन क्षमता होता है, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उसे हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, जिसको सांकेतिक अक्षर CD से इंगित किया जाता है। उसी तरह हमारा 7वां भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा। इस भौतिक राशि का एसआई मात्रक मोल है और इसको MOL, स्मॉल m, स्मॉल o और L से इंगित किया जाता है और मोल पढ़ा जाता है। तो आइए जानते हैं कि पदार्थ का परिमाण या पदार्थ की मात्रा क्या है। तो एक मोल पदार्थ का ग्राम में भार वह संख्या है जो उस पदार्थ के एक परमाणु या अणु के AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के भार के बराबर होगा। अगर हम इस मार्कर के पदार्थ के परिमाण के बारे में बात करें तो इस मार्कर के एक परमाणु या फिर एक अणु का जो AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होगा, वही इसका क्या होगा? परमाणु भार होगा, जिसको कि हम मोल से इंगित करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसआई के संपूरक मूल मात्रक के बारे में। एसआई के संपूरक मूल मात्रक वस्तुतः 2 हैं, जो समतल कोण और घन कोण के लिए बनाया गया है। समतल कोण जिसको मापने के लिए रेडियन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका संकेत RAD लिखा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि समतल कोण क्या होता है। किसी भी समतल आकृति, जिसको हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, उसके 2 संलग्न भुजाओं के बीच के कोण को ज्ञात करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम रेडियन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे त्रिभुज का कोण, आयत का कोण, वर्ग का कोण, समानांतर चतुर्भुज का कोण, इन सारे ज्यामितीय आकृतियों के कोण को निकालने के लिए हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि घन कोण
क्या है और इसको कैसे मापते हैं। घन कोण को मापने का जो एसआई मात्रक है वह है स्टेरेडियन और इसको एसआर से इंगित किया जाता है। स्टेरेडियन यानी घन कोण को मापने की जो इकाई है इसका वस्तुतः इस्तेमाल किया जाता है घन यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर, जो हमारा 3D फिगर है, जैसे कि हमारा गोला अर्थात स्फेयर, जैसे हमारा क्यूबॉइड अर्थात घनाभ, जैसे हमारा क्यूब अर्थात घन, सिलेंडर, बेलन। इन सारे 3 डायमेंशनल फिगर जिसको हम लोग सॉलिड फिगर भी कहते हैं, ठोस आकृतियां भी कहते हैं, इनके कोणों को मापने के लिए, इनके कोणों को ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो हमारी भौतिक राशियां हैं और उनके जो एसआई मात्रक हैं उनमें मूल मात्रकों में 7 भौतिक राशियों को रखा गया है, जिनको हमने बारी बारी से पढ़ा। हमने आपको बताया कि लंबाई, द्रव्यमान और समय को आप याद करने के सुविधानुसार एक साथ याद रख सकते हैं, एक साथ याद कर सकते हैं, जहाँ पे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को हम संक्षिप्त रूप में MKS कहते हैं। ताप के लिए हम केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला का इस्तेमाल करते हैं, और पदार्थ के परिमाण को ज्ञात करने के लिए, पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। समतल कोण को मापने के लिए रेडियन का इस्तेमाल करते हैं और घन कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में, जिसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी कि वो सारे मात्रक जो मूल मात्रक यानी कि हमारे फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से लिखे जाते हैं। जैसे कि चाल, हम जानते हैं चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। दूरी एक भौतिक राशि है जिसका SI मात्रक मीटर होता है और यह मूल मात्रक के कैटेगरी में आता है, और समय जिसका कि SI मात्रक सेकंड होता है, जिसको हम S से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चाल के मात्रक को लिखने के लिए हमें 2 मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मीटर और सेकंड की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट अर्थात इसको 2 अलग अलग SI मात्रक, मूल मात्रक से मिलाकर बनाया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल के तरफ, उदाहरण के तरफ। घनत्व, जिसका कि फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। मास को अर्थात द्रव्यमान को मापने के लिए जिस SI यूनिट का मात्रक का हम इस्तेमाल करते हैं उसको किलोग्राम कहते हैं, और आयतन को मापने के लिए जिस यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं उसको मीटर क्यूब कहते हैं, क्योंकि आयतन में मीटर इंटू मीटर इट मीन्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल होता है। इसलिए घनत्व का SI मात्रक द्रव्यमान के लिए किलोग्राम पर आयतन के लिए मीटर क्यूब होता है, अर्थात घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि घनत्व के SI मात्रक को लिखने के लिए हमें 2 मूल मात्रक यानी कि मीटर और किलोग्राम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उम्मीद है कि आपको व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में अंतर समझ में आ गया होगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, एग्जाम्स में सिर्फ कुछ मात्रकों को, कुछ भौतिक राशियों को लिखकर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन मूल मात्रक है या इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे,
तो उसको बनाने का साधारण तरीका, जो सिंपल रूल है, वो ये है कि आप उन सारे मात्रकों को देखिए, उन मात्रकों में जो पहले चार्ट में जो हमने आपको मूल मात्रक के चार्ट पढ़ाए उसमें जो आता है वही मूल मात्रक है, और उनको छोड़कर जो भी मात्रक बचते हैं, जो भी भौतिक राशियां बचती है, वो सारी भौतिक राशियां और उनके मात्रक डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं या फिर होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूरी के कुछ बड़े और कुछ छोटे मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं। एसआई मात्रक यानी कि एसआई पद्धति में जो मात्रक हमारे लिए दिए गए हैं, लिखे गए हैं, उनके अलावे भी हम उसके बड़े यूनिट्स और उसके छोटे यूनिट्स का इस्तेमाल अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। जैसे कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए, जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, तो उसके लिए बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर कहते हैं। आपको पता है कि प्रकाश की जो गति है, जिसको रोमर के द्वारा बताया गया था, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, अर्थात निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति करती है, अर्थात चलती है। तो 1 लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक साल में अर्थात एक वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के चाल से तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर 1 लाइट ईयर कहते हैं। अगर हम प्रकाश वर्ष को मीटर में बदलें तो इसका कुल मान 9.46 गुना 10⁻15 मीटर यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कहीं कहीं पर आप सवालों में उलझाने के लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इसका जो मान है वो अलग दिया रहता है। कहीं पे आप इसके मान को पढ़ेंगे 9.46 × 10⁻12 और वहां पर याद रखेंगे कि मीटर नहीं किलोमीटर होता है, क्योंकि जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 यानी कि 1000 यानी कि 10⁻3 से आपको इसको विभाजित करना होगा, जिसके बाद इसका मान 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रिकी एलिमेंट्स होते हैं जो एग्जामिनर्स या जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसके माइंड में ये चीज़ें होती है कि विद्यार्थी एस्पिरेंट्स कहाँ पे उलझ सकता है, कैसे हम उसको फंसाएं। और इस दृष्टिकोण से 1 लाइट ईयर का मान कभी कभी आपको 9.46 × 10⁻12 भी दिखेगा, लेकिन वहां पर आपको याद रखना है कि वो किलोमीटर में होगा। और जब हम मीटर के बारे में बात करें तो 1 लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा। हमारा उद्देश्य है कि फिजिक्स के क्षेत्र में आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को गहरा और आपकी समझ को विस्तृत बनाया जाए, और इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हमने अपना ये सीरीज, ये प्रोग्राम शुरू किया है। और अगर आप चाहते हैं कि इस फिजिक्स के क्षेत्र में आपका समझ और भी ज़्यादा गहरा हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर पाएँ, तो इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको जो चीज़ करना है वो ये कि आपको किसी भी अच्छे एडिटर्स का या पब्लिशर्स का जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है, जैसे कि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, इसी तरह और भी बहुत सारे प्रकाशन हैं जिसका कि ऑब्जेक्टिव बुक आता है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। और कॉन्सर्निंग चैप्टर्स, जैसा कि मैंने आज
मात्रक पढ़ाया, यूनिट पढ़ाया, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स उस बुक में दिए गए हैं आप उस ऑब्जेक्टिव को वहाँ पर हल करने का कोशिश करें। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेरा मानना है कि 90% वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इससे आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। आइए बात करते हैं दूरी को मापने की सबसे जो बड़ी इकाई है उसके बारे में। इसको हम पारसेक से के नाम से जानते हैं। एक पारसेक यानी कि 1 पारसेक का मतलब 3.26 यानी कि 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है। और अगर हम इसको मीटर में बदल दें तो इसका मान 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो आप याद रखेंगे कि 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे जो आपका एलिमेंट दिया गया है, जो आपका मेजरमेंट दिया गया है, उसको आपको फंसाने के लिए ट्रिकी वे में किलोमीटर में भी चेंज किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी उस ट्रिक को अप्लाई किया जा सकता है और इस मान को 3.08 इंटू 10⁻13 किलोमीटर भी दिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए चलते हैं बल का जो सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या है? सीजीएस पद्धति के अंतर्गत हम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। सेंटीमीटर दूरी को मापने के लिए, ग्राम द्रव्यमान को मापने के लिए और सेकंड समय को, टाइम को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। परीक्षाओं में बहुत बार ये सवाल आता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है या फिर डाइन किसे कहते हैं, और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में उसके संदर्भ में 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। तो 1 न्यूटन का जो मान होता है वो 10⁻5 डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। और कार्य की जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है वह अर्ग है और एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। अगर हम बल के बारे में बात करें तो बल बराबर होता है F इज इक्वल्स टू एम ए, जहाँ पे कि m हमारा मास है और a हमारा एक्सलरेशन है। और अगर हम कार्य के बारे में बात करें, W के बारे में, W यानी वर्क डन के बारे में बात करें तो ये होता है F यानी कि बल गुना S मतलब विस्थापन, S मतलब दूरी या फिर विस्थापन। तो बल गुना विस्थापन या बल गुना दूरी बराबर कार्य होता है और मात्रा या द्रव्यमान गुना एक्सलरेशन बराबर हमारा फोर्स यानी कि बल होता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। आइए चलते हैं। आपको हमने बताया कि चीजों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए कभी कभी हमें एसआई मात्रक के बड़े यूनिट्स या फिर उसके छोटे यूनिट्स, छोटे मात्रकों या बड़े मात्रकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसी को दिमाग में रखते हुए हमारा जो 10 के घात में सिस्टम बनाया गया, जो हमारा पद्धति बनाया गया, उसके तहत हम पढ़ेंगे कि कैसे छोटे चीज़ों के द्रव्यमान को, लंबाई को, छोटे दूरियों को या फिर छोटे समय अंतराल को, छोटे धारिता को या बड़े धारिता को, बड़े दूरियों को, बड़े लंबाइयों को कैसे मापा जाए। उदाहरण के तौर पे अगर हम आपको आपके कॉपी पे एक त्रिभुज बनाने के लिए दें तो हमको जो मेजरमेंट आपको देना पड़ेगा वो सेंटीमीटर में होगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या इसी संदर्भ में कुछ है। लेकिन अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कपड़ा आप मीटर में खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ के लिए जो मीटर है वह सही मात्रक और सही पद्धति है। और अगर हम किसी दो शहर के बीच में दूरी के बारे में बात करते हैं, जैसे पटना से दिल्ली के दूरी के बारे में बात करते हैं, असम से शिलोंग के दूरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें लंबाई के बड़े मात्रकों को यानी कि किलोमीटर को इस्तेमाल में लाना पड़ता है।
तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे 10 के घात का निर्माण किया गया है और इसको हम पढ़ेंगे। कभी कभी सीधे यहाँ से उठा के सवाल दे दिया जाता है कि 1 फेमेटो बराबर कितना होता है, और ऑप्शंस में आपको 10 पे पावर -12, -15, 10 पे पावर 1 या -3 दे सकता है। तो इसको कैसे आप आसानी से याद रखेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम छोटे घात यानी कि माइनस के घात से आगे चलकर प्लस के घात की तरफ देखेंगे, यानी छोटे से छोटे इकाइयों से लेके बड़े से बड़े इकाइयों तक जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है 10 पर पावर -1। इसको हम लोग 10⁻1 भी पढ़ते हैं, जिसको डेसी बोला जाता है और इसको स्मॉल डी से इंडिकेट किया जाता है। ये प्रतीक या फिर सिंबल बहुत कम रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको एक नज़र में देख लीजिए, क्योंकि एक नज़र में आप देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर आने वाले समय में एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। 10 पर पावर -2 यानी कि 10 टू दी पावर -2 को सेंटी पढ़ा जाता है, और आप इसमें किसी भी मात्रक को, यूनिट को जोड़ सकते हैं, जैसे डेसीमीटर या डेसीलीटर या डेसीग्राम आप जोड़ सकते हैं। उसी तरह 10 पे पावर -3 को हम लोग मिली पढ़ते हैं, 10 पे पावर -6 को हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं, 10 पे पावर -9 को हम लोग नैनो पढ़ते हैं और इसको स्मॉल n से इंडिकेट किया जाता है। 10 पे पावर -12 को हम लोग पीको पढ़ते हैं और इसको p से इंडिकेट किया जाता है। 10 पे पावर -15 को हम फेमटो पढ़ते हैं और इसको स्मॉल f से इंडिकेट किया जाता है। 10 पे पावर -18 को हम एटो पढ़ते हैं और इसको स्मॉल a से इंडिकेट किया जाता है। 10 पे पावर 1 को हम डेका पढ़ते हैं, इसको DA से इंडिकेट करते हैं। 10 पे पावर 2 को हम हेक्टो से इंडिकेट करते हैं और H से पढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार में याद नहीं होंगी। फिर भी मैं आपको इस चार्ट पे बताऊंगा कि जो चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है, वो क्या है। तो पहले इसको आप पूरा देखिए। 10 पर पावर 1 को हम लोग डेका पढ़ते हैं और इसको DA से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह 10 पे पावर 2 को हेक्टो पढ़ते हैं, H से इंडिकेट करते हैं। 10 पर पावर 3 को किलो पढ़ते हैं, K से इंडिकेट करते हैं, आप जानते हैं। 10 पे पावर 6 को मेगा पढ़ते हैं और इसको कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। 10 पर पावर 9 को हम लोग गीगा पढ़ते हैं, इसको G से इंडिकेट करते हैं। 10 पर पावर 12 को टेरा पढ़ते हैं और इसको हम लोग कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं। 10 पर पावर 15 को हम लोग पेटा पढ़ते हैं और इसको कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं। 10 पर पावर 18 को हम लोग एक्सा पढ़ते हैं और इसको कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं। इन सारे 10 के घातों में जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो आपका है मिली, यानी कि 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -9 और 10 पर पावर -12। इन्हीं चारों से अधिकतर सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसको आप थोड़े बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में ये आपको आपके एग्जाम्स में, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करे। और हमारा जो उद्देश्य है वो कि आप फिजिक्स को बेहतर ढंग से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को दबाएं, ताकि हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक जाए। आपके बेहतर लाइफ और बेहतर फ्यूचर का हम कामना करते हैं। विशिंग यू गुड हेल्थ, गुड लाइफ। जय हिंद।